आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरा परिवार। आपका पसंदीदा मोटिवेशनल कोट? सुकरात हैं, उनका कहा हुआ है कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए, आप कितना भी पढ़ लो, कि आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि अभी बहुत पूरी जिंदगी बची है जानने के लिए। सबसे पसंदीदा पुलिस पदाधिकारी या प्रेरणा स्रोत? किरण बेदी, IPS ऑफिसर। एक ही शब्द में अपनी सफलता को आप कैसे परिभाषित करेंगे, इसका उदाहरण कैसे? माँ। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। मैं रजीउर रहमान। आज का दिन खासकर मेरे लिए निजी तौर पर काफ़ी बासे फ़ख्र का दिन है। बहुत कम लोग होते हैं जिसके मोहल्ले से, जिसके अपने रिश्तेदारों से कोई बेटी ऐसा मुकाम अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करती है, उसका इंटरव्यू लेना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आज वही मुकाम, वही लम्हा मेरे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल से अभी जो लोग इस खबर को देख रहे हैं उन सभी को पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं जन्नत निशा की बात कर रहा हूँ, मधेपुरा की DSP बेटी की बात कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि बिहार की सबसे कम उम्र की बेटी जन्नत निशा DSP के ओहदे पर फाइज हुई है। ये ना सिर्फ इसके परिवार के लिए बल्कि इस पूरे समाज और मधेपुरा सहित बिहार के लिए बासे फक्र है। इन्होंने बिहार ही नहीं देश भर में मधेपुरा को गौरवान्वित करने का काम किया है, ना सिर्फ अपने परिवार का। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जन्नत निशा और आज इनसे हम कुछ सवाल करेंगे इनके संघर्ष से जुड़े, इनके जो उपलब्धि उस पर, इनकी तैयारी पर और इनका भविष्य मुस्तकबिल पर इनकी सोच या प्रेरणा कहाँ से मिली, इन सारे बिंदु पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जन्नत निशा को अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल में यहाँ समय दिया। आपका रिपब्लिकन टाइम्स के इस स्टूडियो में बड़ी स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपको DSP बनने की बहुत बहुत बधाई के साथ साथ इस सफलता के बाद सबसे पहले आपके मन में क्या भाव आया है और यह पल आपने किसके साथ सबसे पहले साझा किया? सर, 20 जून की शाम 7 बजे के आसपास मेरा रिजल्ट आया था और तब मैंने अपने उस PDF में अपना नाम देखा था, वो भी DSP के सेक्शन में। तो एक सेकंड के लिए तो मैं एक सेकंड का भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं दौड़ के गई अपने पापा मम्मी के पास और उनको बताया था कि सीधा, मैंने ऐसा नहीं बोला कि सिलेक्शन, मैंने बोला कि DSP बन गए हो। तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा रोने लग गए और मुझे बस मेरे मन, दिमाग में, दिल में कुछ चल ही नहीं रहा था। एकदम नंब जिसको कहते हैं ना, एकदम ठहराव उस तरह का आ गया था। फिर मम्मी पापा लोग बहुत खुश, सब लोगों को फ़ोन किए, मेरे सारे पापा लोग हैं, बड़े पापा लोग को सबको कॉल किए। वो लोग बहुत, मतलब कोई बोल ही नहीं रहा था, इतना सब इतने रोने लग गए थे सब। और बहुत 2-3 घंटे बीतने के बाद भी पापा बार बार पूछ रहे, PDF दोबारा चेक करो, पक्का तुम हो? तो इस तरह का माहौल था उस दिन। मतलब एक तरह से ठहराव हो गया होगा, वक्त रुक गया होगा वहाँ पर, इस तरह का माहौल होगा। तो सबसे पहले अपने परिवार के ही रिश्तेदारों के साथ आपने इस खुशी को साझा किया। दूसरा मेरा सवाल है संघर्ष का, कि हर सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। आपके इस सफर में सबसे कठिन दौर कौन सा था और आपने उसे कैसे पार किया? जैसा कि मुझे पता चला है कि मम्मी बीमार है, मम्मी बीमार है, उस बीच में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी भरा जो सफ़र होगा एक आपके लिए, वो सबसे ज़्यादा वही होगा मेरे ख्याल से। सर, जब मम्मी बीमार हुई थी तो मेरे घर में ऐसे, मतलब मैं जब बताऊँ अपने परिवार का, तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, पापा हैं, मैं हूँ और मम्मी हैं बस। तो
उस वक्त था कि घर का पूरा काम सब कुछ वो मेरे पर आ गया था कि मम्मी थोड़े दिन के लिए पेट पे थी। तो मुझे उस वक्त लगा मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। उसके पहले मैं सिर्फ तैयारी करती थी, बहुत थोड़ा बहुत जो अपने शौक किचन में गई या घर का कुछ काम की शौक शौक से था। गए, हाँ। हाँ, उसके बाद एक तरह का वो मेरा ड्यूटी हो गया था कि मुझे इतने घंटे किचन में या इतने घंटे घर में देना पड़ेगा। और उस वक्त मैं सच बताऊँ तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था, तो मैं उसको भी नया सीख रही थी। तो मेरा कुछ टाइम के लिए 1 से 1.5 महीने के लिए मेरा पढ़ाई बंद हो गया था पूरी तरीके से। लेकिन फिर धीरे-धीरे मेरी मम्मी ने बोला कि हम तुमको ऐसे देखते-देखते और बीमार हो जाएँगे, तो तुमको पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू की और और काम के साथ पढ़ाई को हाँ, जारी रखा। फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग वर्किंग होते हैं और वो भी पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने अपना पूरा पढ़ाई का टाइम रात में शिफ्ट कर दिया था। मैं 11 से 3 से 4 बजे तक का रात का जो टाइम होता है उस वक्त पढ़ती थी, क्योंकि पूरे दिन में काम करके टाइम बच भी जाता था तो कुछ ना कुछ में निकल जाता था या थक जाते थे। तो हम रात का टाइम अपना सेट किए थे पढ़ने का। पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपने भविष्य की भी तैयारी को आपने बराबर जारी रखा। आपको जैसे इस सिविल में या पुलिस सेवा में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या बचपन से ये ख्वाहिश थी या किसी को देख के या परिवार के लोगों ने आपको इस माहौल में ढलने के लिए या प्रेरणा दिया कि इस तरह की तैयारी करनी है? कहाँ से ये प्रेरणा मिली? सर मेरे पापा जो हैं वो शुरू से थे कि तुमको सिविल सर्वेंट बनना है। ऐसा कोई पुलिस सर्विस और इसमें जाने के लिए उन्होंने नहीं बोला था, बट सिविल सर्विसेज के लिए बोला था उन्होंने। और जब मैं तैयारी कर रही थी तो काफ़ी कुछ देखती थी कि कुछ कुछ अच्छे ऑफिसर, जैसे मैं सुनती थी किरण बेदी आईपीएस रही हैं, वो पहली महिला आईपीएस थी। तो वो एज अ रोल मॉडल है, उनको हम बहुत कुछ उनका सुनते थे। जैसे प्रिजन रिफॉर्म बहुत अच्छा की थी वो, रिहैबिलिटेशन, ये सब। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थी। लेकिन जिस तरीके से मुझे पोस्ट मिला, मैं पहले पूरे सीसी के लिए कंबाइंड सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सेवा के लिए नहीं तैयारी कर रही थी। अच्छा, आपकी सफलता में परिवार, खास करके माता पिता और शिक्षकों का कितना योगदान है? सर मैं आज जो भी कुछ हूँ बस उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। मेरे अंदर ये थॉट लाना मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, मेरे दादा दादी का दिया हुआ है। और मेरे शिक्षक पे मुझे हमेशा मेरे घर से ज़्यादा मेरे टीचर्स लोग बोलते थे कि तुम तो कुछ बहुत अच्छा करोगी, हमेशा ग्रेजुएशन हो या उसके पहले। तो मुझे लगता था कि अगर किसी का इतना उम्मीद मेरे से जुड़ा है तो एक डर भी लगता था, लेकिन शायद वो फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उम्मीद जुड़ता है मैं प्रतिभा देखकर, शुरू से ही, चाहे आपके शिक्षक हो या आपके परिवार के लोग हो, आप में वो प्रतिभा देखा कि मेधावी छात्रा है, जरूर कुछ ना कुछ निकालेगी। एक बचपन पढ़ाई के दौर के ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चा क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद तो कहीं ना कहीं उसी वक्त से, बचपन से ही एक तरह से माहौल बना और एक सोच बनी कि हम आगे चलकर सिविल सेवा में जाएंगे और पुलिस में बजाबता। चूंकि हमको जैसा पता चला कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और अचानक बीच में ये बीपीएससी के का परीक्षा का निकला, तो फिर बड़े पापा चाचा लोगों के कहने पर, पिताजी के कहने पर आपने बढ़ा और फिर फर्स्ट कोशिश में ही इस मुकाम को हासिल किया। सही बात है। आपको बता दें कि महज 21 साल 8 महीना इसकी उम्र हुई है और 21 साल 8 महीने की उम्र में पहले ही कोशिश में इन्होंने 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट को पास किया। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि 71वीं का भी आपने एग्जाम दिया है। मेंस लिखा है, रिजल्ट पेंडिंग है। रिजल्ट पेंडिंग है, जी। ये कम बड़ी बात नहीं। दूसरा सवाल है कि बिहार पुलिस डीएसपी जैसी प्रतिष्ठित जो इम्तिहान है उसकी तैयारी आपने किस रणनीति से की? रोजाना कितने घंटे पढ़ाई किए और किन किन बातों को ध्यान में रख के पढ़ाई की? सर मैंने 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ा है। कुछ कुछ ब्रेक्स लेती थी संडे को, कभी पूरे हफ्ते में 1 दिन मैं ब्रेक लेती थी, मेरा फिक्स था ये। और जहाँ बात आई रणनीति की, तो मैंने सबसे पहले पुराने पूछे गए जो सवाल हैं बीपीएससी के, और भी एग्जाम्स बीपीएससी कंडक्ट कराती है, मैंने उसके भी पेपर देखे कि आखिर बीपीएससी का टोन क्या है या पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो सवाल को पूछता है और कौन से विषय, जैसे हर एग्जाम में कुछ विषय का ज़्यादा बड़ा रोल होता है, कुछ विषय कम अंक के होते हैं और हमें तो कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो मैंने इस तरीके से तैयारी की, पीटी की, कि मुझे लगभग
95 मार्क्स तक आ जाए। मुझे था कि और मैंने कट ऑफ ट्रेंड भी देखा कि आखिर कट ऑफ कितने तक जाए, मेरा सेफ मार्क्स कितना रहेगा। तो मेरा 17वीं में 131 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे 150 क्वेश्चन में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, माइनस हो जाता है, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। 131 पे मैंने अपना पेपर को कंप्लीट किया था। और जब मैंने तैयारी का टाइम था तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 किताबें, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा रिवाइज करना एक इंसान के लिए मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने हर के लिए 1 से 2 किताबें को रेफर किया और उसी को ही पढ़ा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 25 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर 4 से 5 घंटा भी लगन के साथ दिलचस्पी दिखाते हुए अगर बच्चा पढ़ाई करे और तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। सर मैंने घंटे देख के नहीं पढ़े, मैंने टारगेट होता था कि इस दिन का इतना टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर वो 2 घंटे में भी हो गया तो ठीक है, अगर उसको कोई हार्ड टॉपिक है तो मेरे को 8 घंटे लगे तो वो भी ठीक है। तो टारगेट के हिसाब से पढ़ने चाहिए, घंटे देख के नहीं पढ़ने चाहिए। घंटे देख के नहीं पढ़ना चाहिए, सही बात है। जैसा कि हम आपके पूरे परिवार के खानदान को अच्छी तरीके से जानते, बड़ा मोहल्ले की बात है, अपना रिश्तेदार हैं सारे मोहल्ले के लोग, तो हम जान रहे हैं आपका फैमिली बैकग्राउंड को भी। तो इसमें जैसा कि हमको पता है कि आपके पूरे परिवार का जो एक आपसी एकता है वो बहुत ही मजबूत है। जी सर। और चाहे आपके बड़े पापा हो, पिता के साथ साथ बड़े पापा हो, चाचा हो, उस सब में जो प्यार मोहब्बत आपस में दिखता है, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि उसका भी असर बच्चों पे पड़ता है पढ़ाई का? बिल्कुल पड़ता है। जैसे आज मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मेरे मम्मी पापा जितना खुश नहीं, उनको उतना नहीं जितनी तारीफ की है, उतना मेरे अंकल लोग। और जब हम मधेपुरा आए तो इतना ज़्यादा इंतज़ाम करना मेरे लिए, हमको एकदम प्यार से एकदम फूल की तरह रख रहे हैं। जो भी इनकन्वीनियंस हो रहा है, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, वो लोग हमको अच्छे से देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब अगर एक एग्ज़ाम निकला है तो वो लोग कितना खुश हैं, कितना प्यार करते हैं। तो पूरे, और एग्जाम के पहले भी मेरे अंकल लोग का था, जैसे मैंने बताया कि मैं तो बीपीएससी का फॉर्म भी नहीं डाल रही थी, बड़े पापा मेरे थे, वो बहुत ज़्यादा सुझाव दिए कि नहीं करना है। तो ये आज लग रहा है कि मैं डीएसपी बनी हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार इसमें, पूरा मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे पूरे परिवार की मेहनत है। मेरे दादा दादी साथ में नहीं है आज, लेकिन वो जो विजन एक देख करके गए थे हमारे खानदान के लिए, वो मेरे अंकल लोग अपनी मेहनत से पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो आपके दादा ने वसीयत करके गए उसको बखूबी सभी 4 भाइयों ने मिलकर बखूबी आज तक निभाते आ रहे हैं। और बड़ा ही एक प्रेरणा देने वाली, हमने सम्मान समारोह में हम ही क्या पूरे लोग ने देखा और सबक हासिल किया कि एक परिवार, एक खानदान किस तरह से आपस में रह सकता है और इससे बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसका हौसला और चार गुना। जैसे आप पापा लगाकर आपके 4 चाचा बड़े पापा मिला के, तो कहीं ना कहीं 4 पिता का आशीर्वाद मिलता है, हौसला मिलता है, तो बच्चा और बड़ा से बड़ा कठिन जो माहौल होता है उसको आसानी से पार कर जाता है, अगर इस तरह का माहौल बच्चों को मिले तो। जी निश्चित अंकल, तौर पर आपके साथ ऐसा महसूस हुआ जी होगा। अंकल लोग तो है ही हैं, मेरी बुआ लोग भी, कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो अब अपनी भतीजी लोग को करते हुए देखेंगे, बेशक, तो उन लोग के लिए भी लगा कि नहीं करना है। बेशक बेशक। क्योंकि हम शुरू से ही अपने परिवार के, आपके परिवार को और आपके चचा लोगों को, आपके बड़े पापा को बहुत नज़दीक से जान रहे हैं, एक मोहल्ले के हैं, काफ़ी गहरा लगाव रहा है। तो खुद भी मुझे महसूस हुआ कि इस तरह का जो परिवार होता है उसके जो बच्चे होते हैं तो उसको दुआओं की कमी नहीं मिलती है, हौसला भी मिलता है कि एक नहीं मेरे 4 अभिभावक हैं जो हमको हमारे सिर पर उसका हाथ है, तो बड़ा एक ये मिलता है। और एक छठा सवाल मेरा ये भी है, क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा हो कि शायद मंजिल बहुत दूर है? अगर हाँ, तो उसमें खुद को दोबारा आपने प्रेरित कैसे किया इस माहौल में डालने के लिए? सर जैसा आपने बोला मम्मी बीमार थी, तो मेरा जो 1.5 महीने 2 महीने लगभग 1 सेकंड के लिए मैंने नहीं पढ़ा था, और तब लगा कि अब ये तैयारी छूट गई हमेशा के लिए, शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आपका परिवार हो और आपका करियर हो तो आप परिवार को ही चुनिएगा हमेशा। तो हमको लगा कि ये अब तो छूट गया, और मेरा बहुत शौक था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो यूपीएससी। तो जब नहीं हुआ तो, और उसके कुछ महीने पहले मेरी दादी का भी डेथ हो गया था, तो वो भी अफेक्ट किया। तो हमको तब लग रहा था कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम का साल आया है, 2024 मेरे लिए बहुत ही बुरा साल रहा है,
तो मुझे लगा कि नहीं होगा। जब यूपीएससी नहीं हुआ, फिर बीपीएससी के होने में 6 महीने का टाइम था, तो वो जो 6 महीना और मेरा निकला एक एग्ज़ाम को, जैसे 1 जून 2024 में रिजल्ट आ गया था यूपीएससी का, मेरा नहीं हुआ, और दिसंबर 13 तारीख को मेरा पीटी था बीपीएससी का। ये जो एग्ज़ाम, ये जो टाइम का दौरान था, मतलब हम ढंग से नहीं पढ़ पाते थे, उस ताकत से नहीं पढ़ पाते थे, तो हमको लगता था कि अब नहीं हो पाएगा मेरा कुछ। तो फिर अपने आप को कैसे संभाले, और फिर उसके बाद इस माहौल में कैसे अपने को ढाले उसमें? मेरी मम्मी उस वक्त, क्योंकि वो देख रही थी कि हम पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल रहा है, मेरा बुक तक नहीं खुल रहा है, मेरी किताबें पे धूल पड़ गई थी, तो उनको वो चीज़ अच्छा नहीं, वो बोली थी कि अगर चाहती हो कि हम अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए तो तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। और आज मतलब ये मतलब मुझे ज़्यादा था कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये करना था, क्योंकि उनका वर्ड था ना, तो मुझे करना था। निश्चित तौर पर। अब एक सवाल बेटियों के संदेश से जुड़ा हुआ है। आज भी कई परिवारों में बेटियों की शिक्षा और कैरियर को लेकर संकोच रहता है। इस आप अपने ही माहौल में देख लीजिए। जी बिल्कुल। ऐसी बेटियों और उनके अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बेटे तो जब कामयाबी हासिल करते तो ये सामान्य होता है, बेटे सामान्य, लेकिन जब बेटियां कुछ मुकाम हासिल करती है तो वो जो फक्र महसूस होता है परिवार के साथ साथ मोहल्ले को, वो अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो उन बेटियों के शिक्षा पर और उनके अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर ऐसे तो अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो बिहार सरकार पहले 33% रिजर्वेशन दे रही थी, अब 35% रिजर्वेशन दे रही है। तो वो तो खुद चाह रही है कि महिलाएं जो हैं वो आए, काम करें, लेकिन वो उतना तक पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ एक काम है, परिवार की सोच। वो या तो रोकेगी, वो या तो टोकेगी, दो ही चीज है। तो आपको उस वक्त क्या है कि बहुत सारे परिवार में, क्योंकि हम लोग एक जनरेशनल गैप आ जाता है, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, हम उन्हें समझा ही सकते हैं। तो कि बच्चों को ना लड़ना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा है, उनको बैठ के समझाइए। आपके ही मोहल्ले, अगर मेरे मोहल्ले के जो है बच्चे, अगर हम उनके साथ बचपन से रहे हैं, देखे हैं, अगर हम उस घर से, उसी गली से अगर हम निकल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए? मेरे माँ बाप का वैसा सोच नहीं था, मेरे पूरे परिवार का ये सोच था कि उन घर की जैसे बेटे पढ़ रहे हैं, बेटियों को भी उनके चॉइस का पढ़ाई करवाना है। और जितना मेरे भाई लोगों को फ्रीडम मिला है, मैं नहीं कहूँगी कि उनसे कम मुझे फ्रीडम मिला है। हर तरह, बाहर जाने का हो या कुछ भी तरह का विषय चुनना हो, हर चीज़ में। तो ये आज सबको लग रहा है कि मैं बनी हूँ, नहीं, अगर मेरे माँ बाप ये सोचते नहीं ना, तो मैं कुछ नहीं होती आज। नहीं, कहीं ना कहीं आप भी जिस उम्मीद से, जो आज़ादी आपके अभिभावक ने दिया, आपने उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, और आप दिखाई कि बेटियां भी उस आज़ादी को अच्छा यूज़ करके और एक पैगाम समाज को दे सकती है, एक अच्छा मुकाम हासिल करके। जैसे कि आजकल देखने को मिलता है कि ज़्यादा आज़ादी मिल जाने के बाद बच्चे बहक जाते हैं। जो उम्र है, ये उम्र, इस उम्र में ज़्यादा बहकने का चांसेस रहता है। लेकिन आपने एक एम्बिशन बनाया कि हमको अपना सारा चीज़ को फोकस करना है एजुकेशन पर, और माँ बाप का जो ख्वाब है उसको पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं जो बैड एलिमेंट है वो सारा चीज़ दूर हो जाता है, अगर बच्चों का फोकस अपने मिशन पर हो तो। सर मुझे लगता है कि फ्रीडम तो ज़रूरी है, लेकिन घर वालों को एक यकीन और प्यार रखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर के जो बुरे लोग हैं ना, उनका तुरंत माइंड वॉश कर देंगे। तो सबसे पहले अगर घर हमारा मजबूत रहेगा ना, तो कोई तोड़ नहीं सकता है। बेशक। तो बेशक। अब मेरा अगला सवाल है कि जब आप डीएसपी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? कानून व्यवस्था के अलावा समाज के किस मुद्दे पर विशेष रूप से आप काम करना चाहेंगे? सर जो मुझे पावर या जो मुझे काम अलॉट होंगे मेरे पद के हिसाब से, मैं उसके साथ पूरे ईमानदारी के साथ पूरा करूँगी। दूसरा, अगर मेरे प्राथमिकता आप पूछें तो सबसे पहला है कि एक ब्रिज बनेंगे हम। पब्लिक सर्वेंट है तो हम पब्लिक की सेवा में लगेंगे, और पब्लिक को मेरे पास आने में या अपना कोई संदेश देने में उनको तकलीफ ना हो, ये सबसे पहले पूरा करना है कि आखिर पब्लिक की डिमांड क्या है, वो मुझे जानना है। और सरकार तो अपने स्तर पे बहुत काम कर रही है, एक अच्छे स्कीम्स ला रही हैं, लेकिन वो जिनके लिए ला रही है उन तक पहुंच नहीं पा रहा है।
तो वो जो रुकावट बन रहा है उस रुकावट को हम ठीक करेंगे ताकि लास्ट तक पहुंच सके। जी, निश्चित तौर पर दो जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। एक तो कानून की रक्षा जी। पालन करवाना, जी। ये जिम्मेदारी। दूसरा आम पब्लिक की सुरक्षा, जैसे जी। पुलिस को रक्षक माना जाता जी। है, तो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी है। कानून का पालन करते हुए आम आवाम और खास करके निचले पायदान पर जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती। ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, हम्म, उन लोगों तक इंसाफ पहुंचाना बहुत ही मायने रखता है। जी। और ऐसे ही पदाधिकारी समाज में एक मिसाल और एक शो करते हैं कि खाकी में भी इंसान होते हैं, ये एक प्रेरणा बनते हैं। कई IAS IPS या थाना इंचार्ज DSP हमने देखा अपने पत्रकारिता जीवन में जो मिसाल कायम करके गए, आज भी लोग इस चीज़ को याद रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो कहीं भी पोस्टेड हो गए, जिस ओहदे पर चले गए, लेकिन लोग याद रखते हैं। तो लोगों का उम्मीद ये भी है कि जन्नत निशा भी इस तरह का एक मुकाम हासिल करे, ताकि इस घर परिवार के साथ साथ ज़िला मोहल्ले का लोग भी गर्व से कह सके मेरी बेटियाँ बनी है, पुलिस में है, लोगों को इंसाफ दिलाने में बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। अब अगला सवाल मेरा महिला सुरक्षा को लेकर है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए पुलिस और समाज की क्या साझा भूमिका होनी चाहिए? संयुक्त भूमिका जो होती है समाज और पुलिस की, उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? सर, सबसे पहले सशक्त महिला बनना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे बजट में ये भी आया है व्हील ऑन जिम जो है व्हील। तो सर मेरा है कि पहले अपने फिजिकल फिटनेस पे फोकस करनी चाहिए लड़कियों को, और दूसरा है कि सर जिस तरीके का है कि लड़कियों के साथ वो अपना आवाज़ नहीं उठा पाती हैं या बता नहीं पाती हैं, तो मैं अपनी टीम के साथ मिलकर के ये निश्चित करूँगी कि जिस एरिया में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पे पिंक बॉक्स बने, जिसमें वो लड़कियाँ अपना स्पेशली डाल सके और वो गोपनीय हो, ताकि उन पे कोई किसी तरह की दिक्कत ना आ सके या कोई उन पे धमका ना सके। और मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह का कॉन्फ्रेंस करवा पाऊँ लोगों के बीच में जा कर के, जिसमें महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके का स्किल वाला चीज़, जैसे जीविका मिशन चल रहा होता है, अभी चल रहा है, तो वो सब चीज़ का उन लोगों को एनरोलमेंट, जैसे ड्रोन दीदी हैं, ताकि वो लोग भी सशक्त बन सकें। बेशक बेशक। अब युवाओं से प्रेरणा से जुड़ा सवाल है कि आज के युवाओं में कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? अगर रुकावट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब बहुत कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है, तभी वो रुकावट आ रहा है। और अगर ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, जैसे मेरे लाइफ में आया, मम्मी का बीमारी आया, फिर मेरा एक फेलियर आया UPSC का, और वो दादी भी डेथ कर गई, दादी का डेथ हो गया, तो लगा कि बहुत मतलब रुकावट है, लेकिन हमको उस रुकावट को देखे 2024 का जो रुकावट था वो 2026 में एक बेहतरीन फल दिया हमको। तो मेरा है कि हम अगर उस वक्त छोड़ देते पढ़ाई तो हम आज ये दिन नहीं देख पाते। तो आपको किसी भी हाल में, हर परिस्थिति में करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि वो सिर्फ आपकी परेशानी है, हर एक घर में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में परेशानी है, बस सूरत अलग है। मतलब रुकावट हो या किसी भी तरह की परेशानी, कहीं ना कहीं आपको, आपके हौसले को वो और एनर्जेटिक करता है कि आप अपने मिशन की ओर आगे बढ़े। इस अंदाज से उस रुकावट को, खास करके जो प्रतिभागी है, छात्र है, स्टूडेंट लाइफ के लोगों को इस तरह का सोच रखनी चाहिए। बस ये अंतर है, जो सफल हुए और जो हार गए, वो दोनों में अंतर यही है कि जो सफल हुए वो अपने परेशानी को किसी न किसी तरीके से टैकल किए, और दूसरे वाले अपने परेशानी को अपने आप पे हावी होने देती है। सही बात है। अब आप अपना संदेश अपने मोहल्ले, आप हमारे मोहल्ले की हैं, मधेपुरा की बेटी हैं, आपकी इस उपलब्धि पर पूरा इलाका निश्चित तौर पर गर्व महसूस कर रहा है। अपने ज़िला और मोहल्ले के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, खास करके मधेपुरा और इस मोहल्ले के लोगों के लिए? मेरा यही संदेश है कि आप अपने बच्चों को दीजिए, हर तरीके की सुविधाएं दीजिए, लेकिन पढ़ाई जो है ना उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। मैं कहूँगी एक टाइम का खाना कम कर ले, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक पढ़ाई है जो अर्श से फर्श तक का सफ़र आपको तय करवा देगी। तो आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर लूँ ज़िंदगी में, घर मकान बना लूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं करूँ। आप घर मकान छोड़, अमूमन लोगों की सोच होती है पहले घर मकान बना लें, और
जहाँ तक एक तरह से देखें बेटियों का, तो बहुत मैंने विटनेस किया है कि उनकी 18 साल पूरी हो रही है, 20 साल पूरी हो रही है, उनकी शादी कर दे रहे हैं। तो वो ना करें। मेरा ये है कि उनको एक बार कुछ साल मौका दें कि वो खुद से तैयारी करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। नहीं तो आगे चल करके वो जो आपका परिवार है उसके लिए भी दिक्कत होगा, जिस परिवार में वो जा रही है वहाँ भी दिक्कत होगा, और पूरी ज़िंदगी वो सफ़र ही करेंगी। बेशक बच्चियों को भी, क्योंकि महिला शिक्षित होती है तो कई खानदान को शिक्षित कर देती है। महिला शिक्षित होती है तो वो परिवार शिक्षित होता है, परिवार शिक्षित होता है तो समाज, और समाज हुआ तो राज्य, और राज्य तो फिर पूरा बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लड़का अगर शिक्षित हुआ कोई तो उस अपने लिए हो जाता है, जॉब कर लिया फिर अपने परिवार में लग गया। लेकिन बच्चियां अगर पढ़ती है तो उसके सामने आने वाले नस्ल की सबसे पहली शिक्षक तो माँ ही होती है बच्चों के लिए। और माँ अगर शिक्षित हो तो उसका असर बच्चों पे दिखता है, जो आप में दिखा है। आपका परिवार शिक्षा को महत्व देता आ रहा शुरू से, और सोशलिस्ट माइंड है चारों, आपके पिताजी हो या आपके बड़े पापा हो या चाचा जी, सबका देखे हमने बहुत नज़दीक से कि शिक्षा पर फोकस बहुत ज़्यादा रहा है और सोशलिस्ट माइंड के लोग रहे हैं, जिसका असर आप में दिखा है और इसका परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर पहुंची। अब हम रैपिड फायर कुछ सवाल बस शॉर्ट में आपको जवाब देना है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरा परिवार। आपका पसंदीदा मोटिवेशनल कोट? सुकरात है, उनका कहा हुआ है कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए, आप कितना भी पढ़ लो, कि आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि अभी बहुत पूरी जिंदगी बची है जानने के लिए। सब बात। सबसे पसंदीदा पुलिस पदाधिकारी या प्रेरणा स्रोत? किरण बेदी, IPS ऑफिसर जो है। एक शब्द में अपनी सफलता को कैसे परिभाषित करेंगे आप? एक शब्द में, मतलब एक ही शब्द में अपनी सफलता को आप कैसे परिभाषित करेंगे, उसका उदाहरण कैसे पेश करेंगे? माँ। अब लास्ट सवाल हम करेंगे कि अंत में रिपब्लिकन टाइम्स के दर्शकों और देश भर के प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रेरणादायक संदेश क्या होगा आपका? सर, ये मेरी लाइन नहीं है, ये जाकिर खान की लाइन है। मेहनत करने से सब हो जाता है। मैंने मेहनत किया है, हुआ है, आप भी मेहनत करोगे जरूर होगा, इसका कोई दो राय नहीं है। निश्चित हो, मेहनत कभी जाया नहीं जाए, यही ना? एक क्षण का भी मेहनत जाया नहीं जाता। निश्चित तौर पर आपने अपने संघर्ष और मेहनत आत्मविश्वास से साबित कर दिया है कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाए। रिपब्लिकन टाइम्स परिवार आपके इस उपलब्धि पर, आपने जो उपलब्धि हासिल किया है और जो मधेपुरा को गौरवान्वित करने का काम किया है, इसका दिल से पूरा परिवार आपको शुक्रिया अदा करता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी रहें, जो कर्तव्य पथ पर अब चलने वाली हैं, कुछ दिनों के बाद आपका शुरू हो जाएगा वो कर्तव्य पथ जिसके लिए आपका चयन हुआ है। तो सभी लोगों की यही आशा है कि उस कर्तव्य पथ पर जन्नत बेटी को एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर के तौर पर हम देखें, जिसकी चर्चा लोगों की जुबान पर खुद ब खुद हो, लोग खुद से इज्जत से नाम लें। और वो जो पल होगा जब मधेपुरा के लोग और आपके परिवार के लोग जब उस चीज़ को देखेंगे, उससे सुनेंगे, तो और भी खुशी महसूस होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की इतिहास को आप रचने का काम करेंगी। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, चूँकि जब से आप आई है, बहुत सारे मीडिया को आपने इंटरव्यू दिया है और काफ़ी दौर सबसे मिलना जुलना काफ़ी थक गए, उसके बावजूद भी आप यहाँ आई, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बेटी से प्रेरणा जरूर लीजिए, खास करके जो युवा पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं। हमने लगभग हर एंगल का सवाल इनसे पूछा है, बड़ा गंभीरता से इसको देखिए और सुनिए, प्रेरणा लीजिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपका मिशन होना चाहिए। विदाउट मिशन आप बेकार हैं। आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कुछ नहीं है। ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है आपका। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा पढ़ाई का मकसद क्या है, हम किस लक्ष्य को, हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करना है, तभी पढ़ाई का कोई रिजल्ट आएगा। और पढ़ाई 25 घंटे कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर 5 घंटे
भी आप दिल से 4-5 घंटे भी दिल से आप लगन के साथ पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप भी अपने मोहल्ले, अपने समाज और अपने जिला के लिए गौरवान्वित का एक बहुत बड़ा माहौल पैदा कर पाएंगे। इसी के साथ हम अपनी इस इंटरव्यू को यही ख़त्म करते हैं और जो भी लोग इसको देख रहे हैं अपना प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और बेटी को उज्जवल भविष्य की कामना ज़रूर दें, दुआ ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।